23 साल के नौजवान पांडव कुमार की जिस किस्म से हत्या की गई, उनको न्याय मिलेगा या नहीं ये दूर की कौड़ी है, लेकिन इस पूरे मामले पे सियासत शुरू हो गई है। तो उसने बोला तू रहने वाला कहाँ का बहन बता मेरे को। कह रहा भैया मैं बिहार की साइड का रहने वाला। तो कह रहा तू भी 1000 किलोमीटर से यहाँ अपनी बहन आया माछू है, तुम साले यहाँ आके बस जाते हो, घर बना रखा है तुमने, ज़मीन ले ली सारी, सब बिहारी बसते जा रहे हो हमारे यहाँ पे आके। ये बोलने लगा। क्या बिहार में रहने वाले लोगों के अधिकार नहीं है? बिहार का होना कोई एक गुनाह नहीं है, कोई अभिशाप नहीं है, कोई गाली नहीं है, जिस तरीके से इसको बरता जाता है। पांडा ने बोला कि भैया मैं बिहार से हूँ तो क्या हो गया, मैं भी तो यहाँ पे आके मेहनत करके कमा रहा हूँ ना, मैं भी खा रहा हूँ ना। उतने में कह रहा ज़्यादा बोल रहा मेरे सामने, ज़्यादा बोल रहा, उतने मुझे पिस्टल चला दी। उसको मार दो जान से, जान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यह लड़का को मारने वाले को 3 महीना के अंदर में फांसी का सजा होना चाहिए। अगर यही घटना आज हिंदू मुस्लिम होता तो कहीं न कहीं आप देखते यहाँ पे बजरंग दल होते या आरएसएस के लोग होते, आज यही रेखा गुप्ता कहीं न कहीं बुलडोजर चलवा दिए होते। लेकिन जब एक बिहारी भाई का यहाँ पे गोली मार के हत्या किया जाता है तो आज बुलडोजर नहीं चलेगा। ये मेरे पास में जो खड़े हैं ये विकास कुमार हैं, ये पांडव कुमार के भाई हैं। लेकिन मेरे को कोई इस सवाल का जवाब दे सकता है, कोई ये समझा सकता है कि मुकेश अंबानी के लड़के अनंत अंबानी के नागरिक के तौर पे अधिकार क्यों अधिक हैं, क्यों वो 1.5 नागरिक है और क्यों विकास कुमार एक आधा नागरिक है? सर बहुत नज़दीक से गोली मारा गया है और जो सीने पे मारी गोली, सीने सर चीरते हुए बाहर निकल के जो दूसरा जो पांडव का जो दोस्त बैठा था उसके सर यहाँ पे गोली लगी है। और ये इनका घर है, मैं आपको दिखाऊं। इसमें पूरा परिवार जो है, इसी एक कमरे में 10 बाई 12 के कमरे में जो है एक पूरा परिवार रहता है, एक पूरी गृहस्थी जो है। वो कमाता था तो मम्मी के लिए कभी कूलर लाया, कभी फ्रिज लाया, जो भी सामान है पांडव की कमाई से आया। उनका घर भी चलता था पांडव की कमाई से। वो चला गया, मैं देखने अपने बाजा को देखने भी नहीं दिया। आप अगर उठा के देखेंगे हर दिन तो हजारों की तादाद में ऐसे केस हैं जहां पे पुलिस के सामने, थाने के आगे, न्यायालय के आगे लोग सिर फोड़ते रह जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है। जितने भी इस देश में एसएचओ हैं, जितने भी पुलिस के लोग हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप एक सिस्टम बना लीजिए। एक ये कर दीजिए कि हमको हर आदमी 3000 रुपये माहवार दे तो हम उसको प्लेटिनम कार्ड दे देंगे, हमको 2000 रुपये माहवार दे हम उसको डायमंड कार्ड दे देंगे, और वो जब भी हम उसको चौराहे पे रोकें वो अपना प्लेटिनम कार्ड दिखा दे तो हम उसके साथ में बदसलूकी नहीं करेंगे। एक सीधा साधा खुला सिस्टम जो है वो बना लीजिए ताकि नागरिकों को बेइज्जत ना होना पड़े और नागरिकों को अपनी हैसियत पता हो कि जिसके पास में डायमंड कार्ड नहीं है, प्लेटिनम कार्ड नहीं है, वो इस देश में लात घूसे खाने, मार खाने के लिए पैदा हुआ है और उसको अपनी वो नीति को स्वीकार कर ले। इस रिपोर्ट को शुरू करने के लिए मेरे पास में कोई बेहतरीन विजुअल नहीं है, कोई आई कैंडी विजुअल नहीं है जिसको देख के आप प्रसन्न हो, खुश हो। ये जो बजबजाती नाली आपको दिख रही है, ये दरअसल हमारी देश की व्यवस्था है जो इसी तरीके से बजबजा रही है। जिनको कानून का पालन करवाना था, जिनको आम नागरिकों की रक्षा करनी थी, वो आम नागरिकों के सिर पे पिस्तौलें तान रहे हैं और गोलियां दाग रहे हैं और पॉइंट ब्लैंक रेंज से नौजवान मारे जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ पांडव कुमार की कहानी नहीं है, ये कहानी एक नौजवान की कहानी नहीं है जो कि बिहार से दिल्ली आता है काम की तलाश में और काम कर रहा है यहाँ पे डिलीवरी बॉय के तौर पे। उसकी कहानी नहीं, ये कहानी आपकी और मेरी कहानी है कि हम किस स्थिति में यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये दिल्ली की घटना है, कहीं ऐसे कोई दूर दराज का ऐसा इलाका नहीं है देश का जहाँ पे इस किस्म की घटना हो रही है। ये दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ पे इस किस्म की घटना हो रही है कि एक लड़का अपने दोस्तों के साथ में पार्टी करके लौट रहा होता है, एक कांस्टेबल, नशे में धुत कांस्टेबल उससे आके पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो, और इसी बहसा बहसी में वो अपने जेब से पिस्टल निकालता है, उसके सिर पे तानता है और गोली दाग देता है। कोई भी नागरिक, देश का कोई भी नागरिक जो है इस किस्म के ट्रीटमेंट के लिए उसको जायज़ नहीं कहा जा सकता, इस किस्म के ट्रीटमेंट के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। जो पुलिसिंग हम तमाम टैक्स भरते हैं, जिससे ये सरकार चलती है, जिससे पुलिसिंग होती है, वो स्थिति यहाँ पे ये बनी हुई है कि हम अपनी जान बचाएं तो किससे बचाएं? अपराधियों से जान बचाएं या पुलिस से जान बचाएं? ये हमारे सामने आज बड़ा सवाल है।
और जब तक मैं आप यहाँ पे लोगों से बात कर रहा हूँ उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी भूमिका देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये गणित समझ में बिल्कुल नहीं आती है कि कोई भी नागरिक जो है वो पौना या आधा नागरिक कैसे हो जाता है और कोई भी नागरिक जो है वो 1.5 गुना नागरिक कैसे हो जाता है, कोई 1.5 नागरिक कैसे हो सकता है, सवा नागरिक कैसे हो सकता है और कोई आधा या पौना नागरिक कैसे हो सकता है। क्या बिहार में रहने वाले लोगों के अधिकार नहीं है? क्या बिहार से जो मजदूर आ रहे हैं दिल्ली में काम करने के लिए, जो कि बड़ी वर्कफोर्स हैं, CSDS का सर्वे कहता है कि 70% प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं दिल्ली में, और ये वो लोग हैं जो आप मिसलिनियस काम करते हैं, आप देखते हैं, आप मजदूरी करते देखते हैं, जो आपके यहाँ पे डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, ये वो वर्कफोर्स है जिसने इन तमाम बड़े महानगरों को, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, कलकत्ता हो, सूरत हो, वडोदरा हो, जयपुर हो, चंडीगढ़ हो, इन तमाम महानगरों को जिस वर्कफोर्स ने, जिस मेहनत का सामान ने बनाया है, खड़ा किया है और जो इसको चला रहा है, वो दरअसल इन्हीं राज्यों से आता है। वो यूपी से आता है, बिहार से आता है। तो भारत की एक बड़ी वर्कफोर्स आती है और बिहार का होना कोई एक गुनाह नहीं है, कोई अभिशाप नहीं है, कोई गाली नहीं है, जिस तरीके से इसको बरता जाता है। तो बिहारियों के साथ ये हो क्या रहा है कि वो सूरत जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पर उनको डंडे खाने पड़ते हैं, वो महाराष्ट्र जाते हैं तो कोई राज ठाकरे के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो उनको आरोप लगा के उनके ऊपर मार पिटाई उनके साथ शुरू कर देते हैं। नस्लीय भेदभाव के बारे में अक्सर हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ में नस्लीय भेदभाव होते हैं, लेकिन बिहारियों के साथ में क्या होता है? किसी ने इसके ऊपर बात करने की जहमत उठाई है? तो हम इसके ऊपर तो एक बार आपको ये पूरी की पूरी घटना समझाने से पहले, क्योंकि आप भी नागरिक हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत आसानी से, बहुत सिरे से समझाना चाहता हूं कि ताकि आपको एक बुनियादी तौर पे अपने नागरिक होने के अधिकार पता चलें। जब हम संविधान की बात करते हैं, जब देश में आज़ादी मिली, उस देश में आज़ादी मिलने के बाद में हमने ये तय किया कि यहाँ रूल ऑफ लॉ चलेगा, कानून का शासन होगा। किताब में जो कानून लिखा गया है उसी कानून के मुताबिक जो है शासन व्यवस्था यहाँ की चलेगी। और आप ये समझिए कि भारत में जो बुनियादी अधिकार हैं, जो मानवीय अधिकार हैं, जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं, उसमें सेक्शन जो आर्टिकल 14 है वो ये कहता है कि न्याय के सामने सबको समानता होगी। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मुकेश अंबानी है या मुकेश पासवान है, न्याय सब के लिए बराबर होगा। ये हमारे पुरखों ने जब संविधान लिखा था, जब संविधान बनाया था, इस देश का मुस्तकबिल तय करने के लिए वो जब संविधान सभा में बैठे थे तो सबसे पहले उन्होंने ये तय किया कि रूल ऑफ लॉ होगा, कानून के सामने हर आदमी जो है बराबर आदमी होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो आदमी कितना पैसे वाला है, किस नस्ल से आता है, किस जाति से आता है, कानून के सामने सबकी बराबरी होगी। आर्टिकल 19 जो संविधान का वो कहता है कि सबके सामने स्वतंत्रता का अधिकार है, लोग स्वतंत्रता के साथ रह सकते हैं, लॉफुल असेंबली कर सकते हैं, एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं और आप अपने जो है विचार जो हैं वो व्यक्त कर सकते हैं। इसके आधार पे किसी को अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 कहता है कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार हर आदमी के पास में है, हर आदमी को जिंदा रहने का अधिकार है और उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। पर्सनल लिबर्टी उसके पास में होनी चाहिए, और जिंदा रहना मतलब जीवित रहना, उसके अंग काम कर रहे हैं वो नहीं, गरिमा के साथ जिंदा रहना, एक इज्जत के साथ में, एक गैरत के साथ में वो अपनी ज़िंदगी इस देश में बसर कर सके। अगर ये कर पा रहा है तो ये आज़ादी है, और ये आज़ादी जो है ये हमारे सामने इसी तरीके से गटर के नाले की तरह जो है बजबजाती हुई हमको दिखाई दे रही। जब कोई भी खाकी वर्दी पहने हुए आदमी आपको चौराहे पे थप्पड़ मारता है, बेइज्जत करता है, और ये किसी भी तरीके से कानूनी नहीं है, लेकिन हम हर रोज़ देख रहे हैं। और ये उत्तम नगर की जो घटना है, जो एक बिहार के प्रवासी मजदूर के साथ में हुई है, ये कोई पहली घटना नहीं है, ना ये आखिरी घटना है। ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ये व्यवस्था किस तरीके से काम करती है। चलिए हम आपको दिखाते हैं सारा मामला, और ये आप पोस्टर इसको थोड़ा सा देखिए कि ये पूरी की पूरी घटना में जो मृतक के परिवारजनों ने हैं उन्होंने किस तरीके से पोस्टर लगाया है, इसको आप समझिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रक्षक बना भक्षक, क्या बिहारी होना गुनाह है। मैं अपने साथी असद से कहूँगा कि थोड़ा सा पोस्टर को थोड़ा दिखाएं और समझाएं कि ये यहाँ पे पांडव कुमार के जो हत्या एक तरीके से हुई है, उसके बाद में किस किस्म का पोस्टर लगाया गया है। आप ये देखिए, रक्षक बना भक्षक, क्या बिहारी होना गुनाह है। बिहार का नाम सुनते ही पुलिस वाले नीरज बल्हारा ने नशे की हालत में गोली मारी, पांडव तेरे कातिल को जिंदा है, हम सब शर्मिंदा हैं। ये लिखा हुआ है, ये पांडव कुमार की तस्वीर है जो कि मृतक हैं, और यहाँ पे हम आए हुए हैं। ये पांडव कुमार का परिवार है जिनसे हम कोशिश करेंगे हम बात कराएं उनसे, उनके साथ में कैसी उनकी ज़िंदगी बीती और क्या उनके साथ में अभी बीत रही है। आप ये समझिए कि जो सबसे छोटी
अर्थियाँ होती हैं, जो सबसे छोटी जनाजे होते हैं, उनका भार सबसे बड़ा होता है कंधों के ऊपर। एक जवानी की उम्र में 22-23 साल की उम्र में कोई लड़का जो है इस तरीके से उसको मार दिया जाए, और मार भी कौन दे रहा है? पुलिस वाला मार दे रहा है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उनके परिवार के ऊपर क्या बीतती है, ये आप इसका अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। भगवान करे कभी आपको जो है इसका सामना खुद ना करना पड़े। तो हम आपके उनके परिवार के लोगों से बात करवाएंगे, उनके साथियों से बात करवाएंगे, वो घटना समझाने की कोशिश करेंगे कि पूरी घटना क्या हुई। मैं इतना बोल रहा हूँ, जैसा बच्चा का मेरे मारा है वैसा ही उसको जान से दे दो, उसको मार दो जान से। जान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रुपया तो हाथ का मैल है और कुछ नहीं है, समझ गए? अभी बड़े घर में मार जाता था तो कितनी अति हो जाता था, है? वीडियो वाला आता था, कैमरा वाला आता था, सब आता था। आज कहाँ गया? वो रात को देखता है आदमी की सुरक्षा करने के लिए, मारने के लिए। वो बच्चा कितना पूछा कहाँ दूँ तो कहाँ जा रहे हूँ, वो बोला हम बिहारी हैं, पट से मार दिया गोली। ये कौन तलकादार है? मेरा नाम है कमलेश्वरी सिंह, बिहार के रहने वाले हूँ, खरगी 83 का। यह हमारा सरकार से निवेदन है, 4 सवाल, 4 से 5वां सवाल नहीं। और यह लड़का को मारने वाले को 3 महीना के अंदर में फांसी का सजा होना चाहिए। दूसरा नंबर मुआवजा चाहिए। तीसरा नंबर नौकरी चाहिए। और यह नहीं सोचे दिल्ली सरकार कि बिहारी में जान नहीं है। यहाँ से लेकर के जैसे अभी हमारे जिला में तहलका मच रहा है, अशोक सम्राट आप भी कान खोल के सुन लो। अभी जैसे खगड़िया में दलमदल हो रहा है, और तेरे जिला में, तेरे घर में इसी प्रकार दलमदल होते रहेगा। नहीं तो आप इंसाफ दीजिए हमको, नहीं देगा तो आज से खगड़िया में चालू हुआ धरना प्रदर्शन, और खगड़िया में धरना प्रदर्शन छूटेगा नहीं। पटना से लेकर के संसद दिल्ली तक घेराव करेंगे। आपका क्या नाम है? कमलेश्वरी सिंह। कितने साल से हैं आप दिल्ली में? 15 साल से। अच्छा, 15 साल में जब आपने दिल्ली में काम किया तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि बिहारी होने की वजह से हमको ज़्यादा दबाया जा रहा है या हमको गलत बोला जा रहा है? हाँ सर, दबाव है। क्या कुछ घटना बताइए हमें। घटना गाली गुप्ता दे ही रहा है। आज गोली खा रहे हैं, गाली गुप्ता देते तो गोली खा रहे थे। इससे बड़ी घटना क्या होगा सर? आपके साथ में कुछ व्यक्तिगत ऐसा घटा? तो ये भी तो हमारे साथ का बंदा है, हमारे पोता है तो हमारे साथ है। आपका क्या नाम है? मेरा मकन सिंह। तो आपको भी ऐसा कभी महसूस हुआ, कभी आपको ये बोला कि बिहार से हैं इस वजह से आपको कुछ उल्टा सीधा बोला गया, कभी गाली दिया गया, कभी मजदूरी नहीं दिया गया, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, मजदूरी तो मिलते गया, बशर्ते बिहारी को कोई इज्जत नहीं रहने देता। शब्द जो है ना, बिहारी शब्द कहीं न कहीं दिल्ली में एक गलत तरीके से और गाली के शब्द से इसको यूज किया जाता है। आप देखे होंगे कि रक्षक बन गए भक्षक, जो बोलते हैं कि हम हिंदू का रक्षा करने के लिए आए हैं। हम भाजपा सरकार आज बिहार से लेकर के दिल्ली तक में एनडीए का सरकार है, और इस एनडीए सरकार में किस प्रकार से एक डिलीवरी बॉय को जब अपने मित्र के घर जाते हैं और जा कर के वहाँ से पार्टी मना के आते हैं, कुछ जो आपको नीरज बलहारा जो समथिंग नाम है उसका, उसने उसके साथ में बर्ताव होता है, और उसने प्राइवेट पिस्टल, देखिए हिम्मत कितना है भाजपा सरकार में कि प्राइवेट पिस्टल जो सरकारी पिस्टल मिला है कहीं उससे उसने वार करता है। ये कहीं न कहीं निंदनीय घटना है, और उसको बोलता है साले बिहारी तुम लोग यहाँ आकर के घर बना लिया, ये बना लिया। हम पूछना चाहते हैं इस देश को और ये पूरा दिल्ली को, अगर किसी ने सींचने का काम किया तो बिहारियों ने सींचने का काम किया। आज देखें किस प्रकार से आपका मनोज तिवारी आते हैं और अन्य व्यक्ति भाजपा के आते हैं, आश्वासन देते न्याय। हम पूछना चाहते हैं कि जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ का कोख में फिर से आप उसको 5 मिनट तक उसके पास नहीं रहने देते हैं, और नामो निशान को मिटाने का आप काम करते हैं। प्रशासन के द्वारा उसके पास लाते हैं और चाहते हैं कि किस प्रकार से सबूत को ख़त्म किया जाए। कहीं न कहीं ये निंदनीय घटना है। हम लोग चाहते हैं कि बिहारी होने के नाते हम लोग न्याय लेके रहेंगे। अगर बिहारी को, लेकिन आप एक बात बताइए कि बिहार से इतने लोग यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, आपने कभी अपने नेताओं से नहीं पूछा कि हमारे को क्यों बिहार में काम नहीं मिल रहा? अपने गांव में, अपने देश में, अपने देहात में, अपने गांव जवार में, जहां पे आपके अपने लोग हों, जहां आपको ऐसे भेदभाव का सामना नहीं करना? सर सबसे पहले देखिए
चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जितने भी बिहार के नेता हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारे बिहार का जो वोट लेकर के अब नेता भी बनते हैं, लेकिन आज बिहारियों को किस तरह से प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है बिहार में, प्रवासी देश में। अगर यही रोजगार बिहार के अंदर में होता, बड़े बड़े उद्योग पर बैठाने का काम ये नेता लोग करते, तो शायद आज हमारे नीरज भाई को, आज हमारे भाइयों को गोलियां नहीं खाना पड़ता दिल्ली के अंदर में, क्योंकि ये कहीं न कहीं ये लोग जितने भी हैं नेता, ये लोग का ही दोहरा चरित्र से आज बिहारी भाइयों को मारा जा रहा है दिल्ली के अंदर में। दिल्ली में देखे होंगे, अगर यही घटना आज हिंदू मुस्लिम होता तो कहीं न कहीं आप देखते यहाँ पे बजरंग दल होते, यहाँ आरएसएस के लोग होते, आज यही रेखा गुप्ता कहीं न कहीं बुलडोजर चलवा दिए होते। लेकिन जब एक बिहारी भाई का यहाँ पे गोली मार के हत्या किया जाता है तो आज बुलडोजर नहीं चलेगा, ना ही सरकार उसको पीड़ित परिवार को नौकरी के लिए आश्वासन दिया गया अभी तक में, और ना ही यहाँ पे पीड़ित परिवार को कोई सुरक्षा दिया। ना क्या पता आज एक बिहारी के साथ में होता है, कल और अनेक बिहारियों के साथ में ऐसा घटना हो सकता है। अगर आज यहाँ का भी विधायक, नेता, एमएलए, एमपी बनते हैं, अगर एक एक बिहारी वोट नहीं देंगे तो ये बिहार के लोगों के बिना नहीं बन सकता है इसकी सरकार। लेकिन वाजिब बात है आपकी। दरअसल क्या है कि बिहार जो है, ऐसा नहीं है उसका केंद्र सरकार में रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम है, कि उसका सियासी रसूख कम है, कि वो इस देश की नीति निर्धारण करने में, इस देश का कारोबार चलाने में बिहारियों का कोई हिस्सा नहीं है। मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ। बिहार सरकार में बिहार से आने वाले कुल 8 मंत्री हैं इस सरकार में, इस केंद्र सरकार में। नाम ले लेता हूँ, नाम ले लेने में कैसी शर्म है। जीतन मांझी हैं, सूक्ष्म और लघु उद्योग मध्यम उद्योग मंत्रालय एमएसएमई के मंत्री हैं। ललन सिंह और राजीव रंजन सिंह है, जेडीयू से हैं। पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन विभाग, डेयरी मंत्रालय हैं। गिरिराज सिंह हैं, कपड़ा मंत्री हैं। चिराग पासवान है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय उनके पास में है। इसके अलावा 4 मंत्री भी हैं और उनका नाम मैं बता देता हूं आपको। नित्यानंद राय हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, मतलब गृह राज्य मंत्री मतलब होम मिनिस्ट्री का महकमा है, वहाँ पे राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय। रामनाथ ठाकुर हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय उनके पास में है। सतीश चंद्र दुबे हैं, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। राजभूषण चौधरी हैं, जल शक्ति मंत्रालय हैं। उसके अलावा बिहार में बीजेपी के राज्यसभा में 7 सांसद हैं, जिसमें नितिन नवीन, जो कि भारत की जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी नए निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के 4 सदस्य हैं, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के 3 सदस्य हैं और अन्य जो हैं 2 सदस्य हैं। कुल मिला के ये राज्यसभा में इनका रिप्रेजेंटेशन है। ये स्थिति अभी बनती है कि राज्यसभा, लोकसभा सब मिला के बिहार के पास में 8 मंत्रालय हैं। तमाम नामी गिरामी जो हैं सांसद हैं, मंत्री हैं, जो बिहार से आते हैं। कोई यहाँ पे आपसे पूछने आया कि क्या हुआ है? सर देखो, सबसे पहले आपने जीतन राम मांझी का नाम लिया, हम पूछना चाहते हैं जीतन राम मांझी से। आपने बोला, बयान दिया न्यूज में कि मार दिया तो क्या हुआ, तो हम पूछना चाहते हैं जीतन राम मांझी से कि आपका बेटा को मार दिया जाएगा तो क्या आप मार दिया जाएगा तो कुछ नहीं कीजिएगा? हम उससे सवाल पूछना चाहते हैं। इतने भ्रष्ट नेता बैठ चुके हैं बिहार के अंदर में कि भ्रष्ट जैसे बातें करते हैं। कहीं न कहीं आज बिहार के अंदर में अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग पूरे बिहार को जाम करने का काम करेंगे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन बिहार के नेताओं का है। अगर बिहार में रोजगार होता तो आज बिहारी भाइयों को यहाँ पे गोलियां नहीं खाना पड़ता। लेकिन कहीं न कहीं ये लोग यहाँ पे आएंगे, आश्वासन देंगे और चले जाएंगे, क्योंकि सरकार इसका है। ये नहीं चाहता इस देश में कि न्याय हो, नहीं चाहता है आज हमारी माँ बहन को यहाँ पे इंसाफ मिले। ये कहीं न कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हम यहाँ पे हैं, ये पीड़ित के पिताजी हैं। सर क्या नाम है आपका? गणेश सिंह। गणेश सिंह। आपको इस पूरी घटना के बारे में कैसे जानकारी मिली? जानकारी मिला हमरा 6 बजे सुबह में 6 बजे। और घटना कितने बजे की है? वो करीब 1:30 बजे के लगभग 2 बजे रात में। 2 बजे रात में घटना है, आपको सुबह 6 बजे मालूम। पुलिस ने शुरुआत में आपको क्या बताया कि क्या हुआ है? वो किया 10-12 आदमी बर्थडे में गया, 10-12 आदमी। पुलिस ने आपको जब बताया कि पांडव के साथ में ये हो गया है, तो पुलिस ने कुछ तो बताया होगा ना कि क्या हुआ? शुरुआत में आपको क्या बताया गया? सर मेरा नाम राहुल कुमार है। आप पांडव के? मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा ताऊ का लड़का है वो। अच्छा, आपके ताऊ का लड़का है।
तो आपको पांडव के देहांत के बारे में कि उनकी मृत्यु हो गई है गोली लगने से, इसके बारे में क्या जानकारी कैसे मिली? शुरुआत में क्या हुआ था? जी, मुझे सर 4 बजे के आसपास मुझे फ़ोन आया जो मेरे भाई ने किया था। उसने बताया मुझे कि पांडव को किसी ने गोली मार दिया। किसी ने गोली मार दी है 4 बजे। तो उस समय मौके पे पुलिस थी वहाँ पे? सर मौके पे तो नहीं था, लेकिन उसके बाद पुलिस आई वहाँ पे, तो वो बात मौके जी। मौके पुलिस नहीं थी, बाद में आई। तो पुलिस ने क्या कहा शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन में आपको? सर वहाँ तो खैर मैं सुबह पहुँचा था। कितने बजे पहुंचे आप तकरीबन? वहाँ पे 7 साढ़े 7 बजे के आसपास पहुँचा मैं वहाँ पे। उसके बाद में पुलिस ने आपको क्या बताया कि मौत कैसे हुई, क्या है, क्या वजह? पुलिस ने सर मुझे कुछ नहीं बताया। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे कुछ नहीं बताया मुझे। पुलिस ने बोला कि आप बाहर वेट कीजिए। हम काफ़ी देर तक खड़े रहे, हमारी कुछ नहीं बताया गया हमें। हमने बोला चलो ठीक है, हमारा भाई जब एक्सपायर कर गया, गुजर गया, तो हमें 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 हमारे भाई को दिखाओ। तो सर दिखाने से भी मना कर दिया मुझे। तो हम काफ़ी देर तक बाहर बैठे रहे। तो मुझे लगा कि हाँ कहीं ना कहीं बात को दबाए जाने की कोशिश की जा रही है। तो सर मैंने अपनी मम्मी को, अपनी बड़ी मम्मी को फ़ोन किया मैंने कि मम्मी यहाँ दबाया जा रहा है बात को, आप लोग भी आओ तब जाके कुछ बात होगा। तो ये बात बोला मैंने अपनी। आपको चेहरा नहीं दिखाया? तो सर मैंने अभी तक नहीं देखा, बस ये बताया कि आप न्यूज़ में देख लो। न्यूज़ में एक फ़ोटो दिखाया जा रहा है, तो वही बोला कि आप वही देख लो। अच्छा, आपको तो पोस्टमार्टम के लिए ये लोग लेके गए बाद में? पोस्टमार्टम के लिए सर मुझे पहले तो मना कर दिया कि पोस्टमार्टम नहीं होगा, कि संडे है इसलिए डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को फ़ोन किया अपने यहाँ घर पे। मैंने सबको बताया कि आज मना कर दिया है कि आज बॉडी नहीं मिल पाएगी, मेरे भाई की बॉडी नहीं मिल पाएगी। तो मैंने मना कर दिया सबको, आप लोग जहाँ आप लोग घर चले जाओ, आज नहीं आऊँगा मैं अपने भाई को लेके कल आऊँगा पोस्टमार्टम होने के बाद। लेकिन सर फिर मुझे वहाँ के जो साहब है उन्होंने मेरे को बताया कि डॉक्टर हम अरेंज कर रहे हैं, अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इस बात को बोल के सर मुझे करीब 4:30 बजे के आसपास मुझे बोला कि डॉक्टर आ रहे हैं। तो डॉक्टर आए फिर मुझे शिनाख्त के लिए मेरा नाम लिया गया। मैंने डॉक्यूमेंट्स दिया। देने के बाद काफ़ी देर बाद मुझे शिनाख्त के लिए ले गया। मैं और मेरे बड़े पापा हम दोनों गए थे शिनाख्त के लिए। तो अंदर घुसे तो दिखाया, मेरे भाई की बॉडी दिखाई। तो मेरे भाई की जो बॉडी देखा ना मैं सर, यहाँ पे मेरे भाई की गोली लगी हुई थी, ऐसे था, और मेरे भाई को यहाँ गोली लगी हुई थी, यहाँ से गोली पार हुआ था। सीने पे गोली लगा हुआ था? अच्छा, कई जगहों पे ये बोला जा रहा है कि सर में गोली? नहीं सर पे नहीं, ये झूठ है सर। सीने पे गोली लगी है। मैं शिनाख्त किया, मैंने अपने भाई को देखा है, मैंने यहाँ पे गोली लगा था सर। जी, सीने पे गोली मार गई। और उनके एक जो साथी थे जो और घायल हुए, उसको सर यहाँ पे गोली लगी है कैसे सर। लगी? वो गोली पार कर जी गई? सर, सामने से सर बहुत नज़दीक से गोली मारा गया है, और जो सीने पे मारी गोली, सीने सर चिढ़ते हुए बाहर निकल के जो दूसरा जो पांडव का जो दोस्त बैठा था उसके सर यहाँ पे गोली लगी है। जी, और वहाँ पे अगर पांडव के कुछ दोस्त हैं यहाँ पे जो उस समय घटना के समय दोस्त तो सिर्फ वही था सर जो जिसके गोली लगी है। बाकी मेरे सारे भाई मौजूद थे वहाँ पे। जो उस घटना के समय वहाँ मौजूद थे? 7 बच्चे वहाँ मौजूद थे, जो कि एक मेरा खुद पांडव भाई था, दूसरा पांडव का दोस्त कृष्णा नाम है, तीसरा भाई जो मेरा उसी बाइक पे, पांडव जो मेरा भाई जो एक्सपायर हो गया उसके पीछे उसका दोस्त जिसे गोली लगी है, और उसके पीछे एक मेरा भाई दीपक बैठा हुआ था, और एक भाई मेरा जो स्कूटी जिसके पास था उसका नाम कृष्णा है, और उससे पीछे एक और मेरा भाई चाचा जो सगा चाचा है मेरा, उनका लड़का कृष्णा, और एक रवि नाम का लड़का था वहाँ मौजूद सर मौके पे, और एक मेरा रुपेश भाई जो वहाँ जो उसका घर है वो मेरा भाई वहाँ मौजूद था। अच्छा, इतने लोग वहाँ पे थे, तो चश्मदीद हैं इस घटना के। और दबान इस बात को दबाने के लिए बहुत कोशिश किया गया। जिसको दूसरे को जो गोली लगा हुआ था, अटका हुआ था, उसको 50 घंटे बाद जब हम लोग थाना जाके जाम किए हैं तब जाके उसका इलाज चालू किया है। हाँ, 50 घंटे बाद गोली निकाला है। तो जब तक गोली लगी हुई थी तब पुलिस ने कहीं उनको हॉस्पिटल ले जाना जरूरी नहीं समझा? हॉस्पिटल में ही था सर। इसमें पुलिस प्रशासन भी मिली भगत है। अगर गोली लगी जिस वक्त वहाँ पे, तो तुरंत हम देख रहे हैं कि जस्ट कॉल नहीं जाता है, गांव मोहल्ले में पुलिस आ जाते है, दिल्ली पुलिस। लेकिन जब हमारे पांडा भाई को गोली मारा गया तो हमें लगता है वहाँ पे 2 घंटे नहीं आए होंगे पुलिस।
कहीं न कहीं प्रशासन यहाँ का मिलीभगत है, ये भाजपा सरकार मिलीभगत है और ये लोग चाहते हैं कि इसको किस तरह से दबाया जाए। तो आपके यहाँ पे जब पांडव को जब गोली लगी उसके बाद में आपके जो साथी वहाँ मौजूद थे, क्या उन्होंने 112 पे कॉल किया 100 नंबर उस पे? टाइम पे इतने डरे हुए थे कि पुलिस को फ़ोन करने ही छोड़े, जैसे तैसे करके मेरे भाई को स्कूटी पे बिठा के हॉस्पिटल ले गए। 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पे हॉस्पिटल था, सरकारी हॉस्पिटल था। पांडव मेरे भाई को ले गया। फिर उसके बाद जो मेरा दूसरा भाई था, दूसरा दोस्त था जो पांडव मेरे भाई का, उसे भी बाइक पे बिठा के हॉस्पिटल ले जाया गया। तो हॉस्पिटल ले जाने पे हॉस्पिटल वालों ने पुलिस नहीं बुलाई? सर आई थी पुलिस, बाद में आई थी। आई थी बाद में। अच्छा, तो ये उनके परिजन हैं जो कि हमको बता रहे हैं राहुल की क्या उस समय घटना हुई। उनके दोस्त से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में वो घटना हुई क्या, कहाँ पे हुई, किस लोकेशन पे हुई, सारी बात हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये सिर्फ एक फायरिंग इंसिडेंट नहीं है, सिर्फ एक पुलिस द्वारा किसी एक नागरिक के ऊपर गोली मारने का इंसिडेंट नहीं है। इसके ऊपर पीछे की कहानी जो है उसमें तमाम किस्म की परतें हैं। एक परत ये है कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको लेके जो एक नस्लीय भेदभाव की भावना है वो इस पूरे के पूरे केस में हमको स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। जिस तरीके से बिहार के, यूपी के जो प्रवासी मजदूर यहाँ पे काम करने आते हैं उनको ये एक गोली मारना या एक व्यक्ति की हत्या का मामला नहीं है। हर दिन, हर बीतते दिन जब 24 घंटे वो सुबह काम से निकलते हैं और वापस घर लौट के आते हैं, उस बीच में उनको दर्जनों बार ये सुनना पड़ता है, साले बिहारी कहीं के, बिहारी इधर आ, बिहारी ये कर। तो बिहार और बिहारी को जिस तरीके से गाली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये नई घटना नहीं है, सालों से ऐसा हो रहा है। और उसकी वजह से जो नस्ली भेदभाव और ये एक जहर भरा हुआ है, उसकी अंतिम परिणति हम देखते हैं कि पांडव को जिस तरीके से गोली मारी गई वो घटना इस तरीके से होती है। तो अभी राहुल, अगर हम यहाँ पे पांडव रहते कहाँ थे, उनका परिवार कहाँ रहता है? इसी के ऊपर रहता सर। आप उनका घर हमको एक बार दिखा पाएंगे कि आप चल के घर दिखा दीजिए। तो हम आपको कोशिश करेंगे कि जिस परिवार के ऊपर, जहाँ पे पांडव जो कि मृतक हैं, उनका परिवार किन किन हालातों में रहता है। और ये एक मतलब पांडव की कहानी नहीं है, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि बिहार से तमाम लोग जो अपना गांव जवार छोड़ के आए हैं, अपना जिला देश छोड़ के आए हैं, वो सब इन्हीं हालातों में यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, मर रहे हैं, खट रहे हैं, ताकि उनका परिवार, उनका गांव में जो उनके लोग हैं, परिजन हैं, वो अच्छे से रह सकें, अच्छी तरीके से उनका लालन पालन हो सके, उनको खाने की रोटी मिलती रहे, उनके बच्चों को शिक्षा मिलती रहे। और इसका संघर्ष जो है हजारों लाखों बिहारी परिवार जो है इस किस्म की छोटे छोटे कमरों में रहते हुए महानगरों में कर रहे हैं। तो आइए आपको वो सच्चाई दिखाते हैं, वो स्थितियां, वो परिस्थितियां दिखाते हैं जो बिहार से आने वाले मजदूर या पूर्वांचल से आने वाले मजदूर किस तरीके से इस महानगर में, दिल्ली में अपने घर पे बुनियादी सुविधाएं पूरी कर पाएँ, उनके बच्चे पढ़ पाएँ, उनके परिजन जो हैं उनको 2 समय का, 2 वक्त का खाना मिल पाए। इस जद्दोजहद में इस दिल्ली में आते हैं, बसते हैं। और आप दिल्ली की जब बसावट देखेंगे तो आपको एक प्लान्ड कॉलोनीज दिखेंगी और दूसरी तरफ दिल्ली देहात के वो गांव दिखेंगे जो किसी न किसी इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास हैं। वहाँ इस तरीके की इमारतें जो हैं वो उग आती हैं, जिसमें 1 कमरा 2 कमरा जो है किराए पे चढ़ा दिया जाता है और मकान मालिक जो है इसी किराए के ऊपर जो है अपना जीवन यापन करता है। तो ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे मेरे साथ, तो यहाँ पे आपको ऐसी तमाम इमारतें दिखाई दे रही हैं। और ये जो आपको माचिस के डब्बे से घर दिख रहे हैं, जो 1-1 2-2 कमरे दिख रहे हैं, ये 1-1 2-2 कमरे नहीं हैं, 1-1 2-2 परिवार हैं। हर डब्बे में, हर माचिस के हर एक जो खिड़की आपको दिख रही है वो एक परिवार के लिए जो है वो बना हुआ मकान है, एक कमरा है जिसमें एक पूरा परिवार रह रहा है, अपना गुजर बसर कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि बिहार से यहाँ आना है, बिहार में एक बड़ा परिवार है जिसको पालना है। और ये स्थिति है वहाँ पे। ये पांडव की बड़ी बहन है जो कि एलपीजी की मार इनके ऊपर भी पड़ रही है। ये चूल्हे पे खाना बना रही हैं, गैस नहीं है। और ये तमाम, ये भारत की कहानी है दरअसल। जो आप बैठ के और अपने कमरों में और एसी लगे हुए मकानों में देख रहे हैं वो असल भारत नहीं है। असल भारत ये है, एक परिवार आप सोचिए इस घर में रह रहा है, ये पूरा ये छोटा भाई है और ये इनका इलाज चल रहा है, इनको टीबी हो रखी है और ये इनका घर है। मैं आपको दिखाऊं, इसमें पूरा परिवार जो है इस एक कमरे में 10 बाई 12 के कमरे में जो है एक पूरा परिवार रहता है, एक पूरी गृहस्थी जो है यहाँ पे रह रही है। लोग इसी में संघर्ष कर रहे हैं। ये क्या कहते हैं, ये पांडव कमाने वाला अकेला था, वो कमाता था तो मम्मी के लिए कभी कूलर लाया, कभी फ्रिज लाया, जो भी सामान है पांडव की कमाई से आया। उनका घर भी चलता था पांडव की कमाई से, कमाता था, किराया भी वो भरता था, उसको जो भी खर्चा था सारे पांडव उठाता था। उनके पापा को कोई कमाने का उनके सहन शक्ति नहीं रही, वो
70 65 साल के है करीब, तो वो कमा नहीं सकते। मम्मी को 2-3 महीने से बीमार है। मम्मी तो पूरा शुगर बीपी थायराइड सब कुछ है, वो बीमारी रहती है। मम्मी कुछ कमा नहीं सकती, मम्मी घर रहती थी। पंडव कहता मम्मी आप मत कमाओ, आप घर बैठो, रोटी बना कर दो पापा को। सबसे बड़े पांडव ही थे घर में। सबसे बड़े पांडव ही थे। इनके घर में और कौन कौन है? पांडव है, उनके छोटा भाई है, एक सिस्टर है जो वहाँ रहती है, सहदरा में रहती है। उनके 4 बेटी है। पांडव को एक बहन थी छोटी, जिनको ससुराल वाले ने फांसी लगा के मार दिया गया। तो ये गया इंसाफ के लिए, तो इनके पास पैसा नहीं था, ये गरीब आदमी थे। तो ये पैसे के लिए जैसे ये गया, पता चला यहीं रह रहे थे, पता चला कि मेरे दीदी को मार दिया गया पांडव को। तो ये गया, तो पैसे वाला पार्टी थे, ससुराल वाले दहेज के लिए मार दिया गया। तो पैसे वाला था, तो क्या कहते हैं वो पैसे जैसे गए वहाँ, तो पैसे वाला थाना पुलिस कोर्ट कचहरी हर जगह ससुराल वाले पैसे दे के उनको मुंह बंद करवा दिया। तो उनकी लड़की थी 2 साल की लड़की थी गोद में, तो उनको लेके आया, कह रहा मम्मी चलो हम लेकर चलते हैं, हमारे पास पैसा नहीं, हम केस लड़ नहीं सकते। लेकर आया, कह रहा मेरी बहन चली गई छोटी वाली, उसके बच्चे को पाल के वो मेरी बहन की बदली बहन वही है, मेरे को मैं रखूँगा, इसको पढ़ा लिखा के शादी ब्याह में कर दूंगा। कमा रहा था जैसे तैसे, घर चला रहा था। मैं फिर ये क्या कहते हैं दोस्त जिसका रुपेश का लड़का का बर्थडे में गया, रुपेश आया था घर पे बुलाने के लिए, कह रहे चल भाई मेरे लड़का का बर्थडे चल ले मेरे घर। तो यहाँ से 5-6 लड़का गया पार्टी करके वापस आ रहा था जैसे पतली गली थी, पतली गली से चौली गली पे आए, रोड पे आए। तो वहाँ आए तो रात को थोड़ा ज़्यादा आवाज़ तेज़ गूंजती है कि नहीं गूंजती है, तेज़ आवाज़ गूंजते हैं। उसके बाद तेज़ आवाज़ गूंजा तो अपने बिहारी भाषा में सारे बातें कर रहे थे। तो सारे कांस्टेबल जैसे थे नीरज, वो सामने रह रहे थे फ्लोर में। तो वो निकले तो कह रहे भाई किस बात की शोर हो रहा है? तो वो बोला सर मैं क्या कहते पार्टी में आया था, पार्टी से मैं घर लौट रहा हूँ, इसलिए सारे वापस में जो 10-12 गए थे लेडीज जेंट्स ओला बुक कर रहा हूँ, जैसे हो रहा है जिसको वैसे निकल रहे हैं सर। तो कह रहा कहाँ का है? तो कह रहा बिहार का। तो कह रहा बिहार का है तो फिर यहाँ क्या करने आया? तो कह रहा है पार्टी में आया हूँ। फिर यही बात बोला। उसके बाद क्या कहते हैं, कह रहा है गाली देने लग गया, माँ बहन जो भी हुआ उसको उतना गाली बका। तो गाली बका, कह रहा सर मैं गलती किया हूँ, मेरे को 2 थप्पड़ मारो, आवाज़ तेज़ निकाला हूँ, आपको डिस्टर्ब हुआ, मेरे 2 थप्पड़ मारो। मेरे माँ बहन क्या करने आता है आपको? मेरे माँ बहन की गाली क्यों दे रहा? कह रहा बोलेगा ज़्यादा बोलेगा, देख रहा है गोली मार ही दूंगा। उन्होंने बोला ज़्यादा देख रहा है गोली मार ही दूंगा। तो कह रहा सर ऐसे कैसे हो सकता है? फिर आगे सबको बोला निकल जाओ, आगे सब निकल गए। ये दोनों था, ये भी स्टार्ट किए, जैसे बाइक स्टार्ट किया उसका चाबी छीन लिया गया, बाइक के चाबी खींच के वो अपने जेब में रखा और गाली दे रहा था। कह रहा सर चाबी दे दो, हम घर जाना। कह रहा अब तो तेरे को घर जाने नहीं दूंगा, इस गोली पे तेरा नाम लिखा हुआ है, अब तेरे को मरना होगा, तू मेरे से बदतमीजी क्यों किया? सर यही किया ना कि मेरे भाई माँ बाप को गाली मत दो, मेरी बहन कुछ नहीं करना है, मेरी बहन को गाली मत दो, यही बोली थी ना, बोला था उसने। तो जैसे उसने ये बोला, गोली लिया मार दिया। 2 लड़का था, जो पीछे लड़का बैठा था इसको ऐसा गोली मारा सटा के, इसको गोली आर पार होकर दूसरे में लग गया। तो जैसे आवाज़ सुना, जो आगे जो गया था 4-5 लड़का गाड़ी से ओला उला बुक करके, वो आवाज़ सुना, वापस आके देखा तो यहाँ गिरा पड़ा। वो कह रहा है एक गोली में 2 निशाना हो गया, एक को तो ख़त्म कर दिया हूँ, दूसरे को बचा सकता है तो बचा ले, नहीं तो इसका भी काम तमाम हो जाएगा, ऐसे बोला। ये बोला कहाँ से? हाँ जी वो बोला। तो उन्होंने बोला हाँ जो करना है कर ले, तुम बिहारी कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे बोला। गाड़ी में बैठा, वो चले गए। ये जितने लोग, हम बार बार ये कहते हैं कि तमाम सारे दुखांतक जो नाटक हैं शेक्सपियर के, चाहे आप शरदचंद्र के ले लीजिए, चाहे देवदास ले लीजिए, चाहे ओथेलो ले लीजिए, चाहे रोमियो जूलियट ले लीजिए, हर आदमी जो यहाँ पे जी रहा है वो अपने आप में दुखों की एक महागाथा लेके जी रहा है। अगर आप उसके जीवन को उल्टेंगे पलटेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कोई भी महागाथा, कोई भी महाकाव्य जो है वो इंसान जो जिंदगी भुगत रहा है उससे बड़ी नहीं है। आप ये देखिए, आप पांडव का केस लीजिए, 23 साल का लड़का है, डिलीवरी करके अपना पूरा परिवार पाल रहा है। पिता इतने लाचार हैं कि कमाने की स्थिति में नहीं है, उनके उम्र दराज हैं। भाई को टीबी हो रखी है, उसका इलाज चल रहा है। एक बहन है जो कि दहेज की प्रताड़ना में मार दी गई, ऐसा आरोप परिवार का लगाया जा रहा है। और उसकी एक बेटी है, उसको पाल रहा है, ये समझ के कि मेरी बहन चलेगी लेकिन बहन की जगह मैं इस बच्ची को ही अपनी बहन की तरह पालूंगा। और उसके बाद
और उस आदमी को समझिए कि उसके पास में पैसा नहीं है, वकील नहीं है, तो उसके वो अपनी बहन के हत्या का जो है, उसके दहेज प्रताड़ना का, उसके ऊपर वो मुकदमा नहीं लड़ सकता, न्याय नहीं ले सकता। न्याय सबके लिए नहीं है, न्याय उनके लिए है जिनके पास में पैसा है, न्याय उनके लिए है जो वकीलों को मोटी फीस दे सकते हैं, न्याय उनके लिए अदालतें जो हैं रात को बैठ जाती हैं, उनको अग्रिम जमानतें मिल जाती हैं। जो आदमी जिनके पास में पैसा नहीं है, न्याय के दरवाजे पे, न्याय के मंदिर पे उनकी सुनवाई भी नहीं है। आप पांडव की ज़िंदगी देखेंगे, और ये सिर्फ पांडव की ज़िंदगी नहीं है, आप अपने आसपास जो भी मेहनत कश के लोग, जो वर्ग के लोग हैं, जो भी मेहनत से कमा खा रहे हैं, जो अपने खून और पसीने को जला के जो है दो अन्न उपजा रहे हैं, जो अपने परिवार को पाल रहे हैं, उनमें से किसी से भी बात करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपने जो तमाम ट्रेजेडीज़ पढ़ी हैं, जो तमाम ऐसी फिल्में और सीरीज़ देखते हैं जिसमें आप ट्रेजेडी देखते हैं, रो देते हैं नायक को ऐसी मजबूर स्थिति में देखते हुए, हर वो आदमी जो है हर दिन उस मजबूरी को जी रहा है, उससे भयंकर मजबूरी को जी रहा है। और ये एक सिर्फ पांडव की कहानी नहीं है, आप किसी को भी उठा लेंगे उनकी भी यही कहानी है। उसके बाद ना आया, देखने भी नहीं दिया, खोल रहा था ऐसे ऐसे जैसे बंधा हुआ था, खोल रहा था हम देखेंगे बॉडी को, हमें देखना है। मेरे भांजा चला गया, मेरे कुछ नहीं रहा कहने वाला, मम्मी नहीं रहा कहने, वो चला गया, हमें देखना है अपने भांजा को, देखने भी नहीं दिया। बोला नहीं मत देखो, गर्मी है, क्या करोगे देख के, कोई बीत भी नहीं करने दिया, अभी तक कपड़ा नहीं लेने दिया सर। बोला नहीं देंगे, कपड़ा भी एक लाते हैं ना हमारे जो हिंदू रिवाज होता है, वो भी करने नहीं दिया, कुछ भी करने नहीं दिया। आया, उठाया पुलिस वाले, साथ में पहले एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस के पीछे 3 पुलिस वाले बाइक से आए, 6 फटाफट गाड़ी लिया, गाड़ी पे लोड करके चले गए, कुछ नहीं करने दी। वहाँ शमशान ले गए, वहाँ पे सारे लकड़ी खर्चा सब कुछ किया जैसे हमारे हिंदू रिवाज होता है, उसे कुछ नहीं करने दिया, ना हमारे भांजा को मैं शक्ल देखने दिया सर। इतना अत्याचार किया मेरे भंजा की, जबकि कोई गलती नहीं थी, फिर भी कोई रस्म रिवाज नहीं होने दिया। इतना मेरे भंजा गलती कुछ भी नहीं थी, फिर भी इतना बड़ी सजा मिली उनको। जितने भी आ रहे हैं या बिहार के नेता जितने भी आए हैं वो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी तक दिल्ली का नेता कोई भी नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं। रेखा गुप्ता आज आए थे, उनके सेक्रेटरी आए थे, ले गए जबरदस्ती मेरी भांजी को, मेरे नंदोसी को, भांजा को, कह रहे थे चलो तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा, वहाँ नहीं जा रहे थे, जबरदस्ती ले गए सर इंसाफ के लिए, कोई इंसाफ नहीं हुआ। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये कोई घटना ये अफ्रीका की, युगांडा की नहीं है, ये चिली पेरू की घटना नहीं, ये इसी देश की घटना है जिस देश में आप रहते हैं, रोज जीते मरते हैं, वहां पे ऐसा हो रहा है। और ये अकेला ऐसा केस नहीं है, आप अगर उठा के देखेंगे हर दिन तो हजारों की तादाद में ऐसे केस हैं जहां पे पुलिस के सामने, थाने के आगे, न्यायालय के आगे लोग सिर फोड़ते रह जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है। जिन लोगों से आपको ये उम्मीद है कि वो आपकी रक्षा करेंगे, जिस पुलिस की, जिस खाकी को देख के एक आम नागरिक के अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए कि अब उसके साथ में गलत नहीं होगा, उस खाकी को देख के 70 साल बाद इस देश में सहम जाता है। ये इस देश की सच्चाई है। तो मैं ये लगातार मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी इस देश में SHO हैं, जितने भी पुलिस के लोग हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप एक सिस्टम बना लीजिए, एक ये कर दीजिए कि हमको हर आदमी 3,000 रुपये माहवार दे तो हम उसको प्लेटिनम कार्ड दे देंगे, हमको 2,000 रुपये माहवार दे हम उसको डायमंड कार्ड दे देंगे, और वो जब भी हम उसको चौराहे पे रोकें वो अपना प्लेटिनम कार्ड दिखा दे तो हम उसके साथ में बदसलूकी नहीं करेंगे। क्योंकि भारतीय जो न्याय संहिता है उसका सेक्शन 115 कहता है कि कोई भी पुलिस वाला जो है वो असॉल्ट नहीं कर सकता है किसी भी नागरिक को, किसी भी स्थिति में। अगर वो अपनी गिरफ्तारी से भाग रहा है तभी उसके ऊपर, अगर उसके पास में कोई लीगल नोटिस वो सर्व कर रहा है और उसको वो नहीं मान रहा है, तभी उसको अप्रहेंड करने का अधिकार जो है पुलिस वाले को मिला हुआ है। इसके अलावा फोर्स यूज़ करने का अधिकार जो है किसी भी पुलिस वाले के पास में नहीं है। इसके बावजूद अगर पुलिस फोर्स इस्तेमाल करती है तो धारा 115 के तहत हम लोग जो है पुलिस के खिलाफ FIR कर सकते हैं, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं ना। लेकिन शिकायत होती है ना, कोई धारा लगती है ना, कोई मुकदमा होता है। इस मामले में ये हुआ कि हत्या हो गई है, नहीं तो पुलिस वाले चौराहे पे सरेआम इस देश में आम नागरिकों को पीटते हैं, हमारी आपकी आंखों के सामने पीटते हैं, और कोई भी उनके सामने चू नहीं करता है। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जो है एक माहवार बांध लीजिए थाने से
कि आप हमको इतना पैसा दीजिए तो हम आपको थाने के लोग जो हैं आपको सरेआम चौराहे पे बेइज्जत नहीं करेंगे, आपको जलील नहीं करेंगे, आपको माँ बहन की गालियाँ नहीं देंगे, आपको लात घूंसों से पीटेंगे नहीं। एक ये व्यवस्था बना लीजिए। ये पर्दा तो आपने लगा, ये पर्दा हटा लीजिए ना, जो पर्दा चल रहा है कि आप जो है पर्दे के पीछे से पैसा ले रहे हैं, उसको ख़त्म कर दीजिए। एक सीधा साधा खुला सिस्टम जो है वो बना लीजिए, ताकि नागरिकों को बेइज्जत ना होना पड़े और नागरिकों को अपनी हैसियत पता हो कि जिसके पास में डायमंड कार्ड नहीं है, प्लेटिनम कार्ड नहीं है, वो इस देश में लात घूसे खाने, मार खाने के लिए पैदा हुआ है और उसको अपनी वो नीति को स्वीकार कर ले। तो यहाँ पे पांडव के दोस्त जो हैं हमारे साथ में, जो उस समय घटनास्थल पे मौजूद थे, जिनके आंखों के सामने ये घटना हुई, उनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा आपका नाम है। तो आप बताइए कि उस दिन हुआ क्या दरअसल, और सारी बात सही सही बताना, एकदम बिना मिलावट। हम वहाँ से निकले थे करीब 1-1:30 बज रहा होगा, 1:30 या 2 के बीच। गए कहाँ थे आप लोग? हम ये कौन सी जगह थी वो, नजफगढ़, रोहता मोड़ गए थे वहाँ पर। हाँ, तो वहाँ से हम निकले, 1 से 2 की बात है, उसके बीच की बात है। जैसे निकले हम लेडीज़ भी थे हमारे साथ, 2 लेडीज़, 2 बच्चे और 2 चाचा थे हमारे, जो उनके हस्बैंड थे, ये सब आए थे। तो पहले उनके लिए हमने रैपिडो बुक करी, रैपिडो आई, उनको बिठाया, और जैसे ही वो निकले तो उतने मैंने ही बोला पांडा को, चलो घर चलते हैं, अपन भी हो गया हमारा। तो वो कह रहा था मैं रुपये से बात करके चलता हूँ थोड़ी देर में। तो रुपये और वो दोनों अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, बिहारी में। हम तीनों स्कूटी पे साइड में बैठे हुए थे। तो उतने में वो आया तमकता हुआ, कौन हो तुम, मतलब अपनी लैंग्वेज में बोल रहा था वो, ये नहीं है कि हिंदी में बात कर रहा, वो भी अपनी लैंग्वेज में बोल रहा था, हरियाणवी में। कह रहा कौन हो तुम, यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात में, हंगामा मचा रखा है, ये वो। तो मैंने बोला भैया हम जा रहे हैं, बस हो गया हमारा। मैंने ही बोला था ये बात कि हम जा रहे हैं, हो गया हमारा। और वो कह रहा है तुम आए कहाँ से हो? तो रूपे, उसमें बोला रूपे ने, भैया ये कहीं नहीं, यहीं उत्तम नगर से आए हैं, बस ये जा रहे हैं, मेरे घर आए थे, फंक्शन था एक, मेरे बेटे का बर्थडे था, अब जा रहे हैं। तो वो कह रहा है तू ज़्यादा मत बोल, कहाँ यहीं का रहने वाला? उसने बोला हाँ मैं यहीं का भैया रहने वाला हूँ। तो कह रहा तू बिहारी है? उसने बोला हाँ मैं बिहारी हूँ भैया। तो उतने में उसको भड़क गया, उसको सुनाने लगा बहुत बहुत बातें। तो उतने वो पिस्टल निकाली। क्या क्या सुनाने लगा? यही कि तुम गाली देने लगा, गंदी माँ बहन लगा, गाली देने लगा और गंदी बातें बोलने लगा कि यही तुम। तो उतने में उसने पिस्टल निकाली, यहाँ उसके पीछे पिस्टल रखी थी, सीधे यहाँ से पिस्टल निकाली। कह रहा बताओ तुम्हारा, बताओ कैसे सिस्टम बनाओ, ऐसे कह रहा सिस्टम बनाओ तुम्हारा। तो उतने मेरे को डर लग गया, मैं थोड़ी दूर स्कूटी भगाता हुआ लेके चला गया। तो मेरे पीछे भागा भी हो, भागते भागते उसने गन अपनी रिलोड भी कर ली, रिलोड करी, पर मैं आगे चला गया, पर वो नशे में था, मार नहीं पाया मेरे को। तो वापस घूम के उनके पास आया, पांडव के पास, और इस बाइक के सामने खड़ा हो गया और ये बोलने लगा उसे, वो तो भाग गया, अब तू अपना बता, मैं तेरा क्या करूँ, तेरा गेम बचाऊँ, ये मतलब बोलने लगा। तो तुम वहाँ से निकल गए? हाँ, मैं थोड़ा दूर खड़ा था, बस दूर की आवाज़ आ रही थी हमें। हाँ, तो वहाँ पे उसके पास में कोई था जिस समय ये घटना हुई, खड़ा था? हाँ। तो तुम जैसे ये निकल गए वहाँ से, उसके बाद में क्या हुआ? ये हुई, ये जैसे ये निकले, उनने हमारा रास्ता ब्लॉक कर, हम जैसे निकलने वाले थे उसने घेर लिया हमें, वैसे ही अपने गन तान दी हमारे ऊपर। बोला अब तुम कहाँ जाओगे बच के, अब ये मेरा इलाका है, आप कहाँ जाओगे बच के। वैसे ही उसने बातों में गोली चला दी। बातों गोली चला दी? हाँ, बता नहीं पा रहा सही से, इसके सामने सारा सीन हुआ था ना, थोड़ा डर रहा, बताना नहीं पा रहा इससे। तो तुम आप भी तो दूर से देख रहे थे? हाँ, आवाज़ हल्की हल्की आ रही थी मेरे को। उतने में उसने उससे बोला, बात जैसे उसने बोला कि रोक रखा था, रास्ता रोक रखा था, और बातचीत हुई। तो रुपये कह रहा भैया जाने दो इन्हें, ये यहाँ की नहीं है, उत्तम नगर के आए हुए हैं, जाने दो भैया, या बस फंक्शन में आए थे, अब नहीं आएंगे दोबारा, ये बात बोली उसने। उसके बाद कह रहा है तू चुप हो जा, बहुत मत बोल, ये वो। फिर उसने पैर भी पकड़े, हाथ भी जोड़े, पर वो नहीं मान रहा था बात। तो उतने में उससे पांडा से बात होने लगी, बोला तू कहाँ से आया? कह रहा मैं उत्तम नगर की साइड से हूँ भैया। तो उसने बोला तू रहने वाला कहाँ का बहन बता मेरे को? कह रहा भैया मैं बिहार की साइड का रहने वाला। तो कह रहा तू भी 1000 किलोमीटर से यहाँ अपनी बहन आया, माछू है, तुम साले यहाँ आके बस जाते हो, घर बना रखा है तुमने, ज़मीन ले ली सारी, सब बिहारी बसते जा रहे हो हमारे यहाँ पे आके, ये बोलने लगा। उसके बाद में बोला मैं कमा रहा हूँ, फिर मैं अपना आज तक कुछ ले नहीं पाया यहाँ पे, ना मेरा अपना घर है, मैं किराए पे रह रहा हूँ, ये वो बुलाना, और मतलब दबदबा दिखाने लगा कि मैं यहाँ पे इतनी चलती है, अगर मैं तुम्हें मार भी दूंगा तो कौन बचाएगा तुम्हें। पिस्टल दिखा, कभी वो पिस्टल रुपेश के ऊपर कर रहा है, कभी पांडा पे कर रहा है, कभी इस पे, मतलब घुमाया जा रहा है सबके ऊपर पिस्टल। ये सही बता रही है? हाँ सही बता रहे हैं। तुम्हारे ऊपर भी की पिस्टल उसने? मैं सबसे पीछे लास्ट में 37 नंबर पे बाइक पे, तीनों पे घुमा रहा था, जो उनके आगे जो 3 थे उनके ऊपर घुमा रहा है। हाँ। तो उतने में उसने पांडा से जैसी बहस हुई, पांडा ने बोला कि भैया मैं बिहार से हूँ तो क्या हो गया, मैं भी तो यहाँ पे आके मेहनत करके कमा रहा हूँ ना, मैं भी खा रहा हूँ ना। उतने में कह रहा ज़्यादा बोल रहा है मेरे सामने, ज़्यादा बोल रहा, उतने में उसे पिस्टल चला दी।
हाँ हैंडल, और जो जैसे चलाई उसके यहाँ छाती पे लगते हुए पीछे वाले के यहाँ इधर की साइड में जाके गोली फंस गई। जैसी फंसी तो मतलब जैसी चली तो मैं थोड़ा डर सा गया, एकदम बड़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी, मैं डर सा गया थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा वहाँ फ्रीज़ हो गया 5-10 सेकंड के लिए। जैसे फ्रीज़ हुआ, जैसे मेरे को थोड़ा होश आया कि हाँ क्या हुआ है, तो मैं अपने स्कूटी घुमाते हुए पीछे ले गया तो वो चिल्लाते हुए कह रहा है कि एक को तो मैंने मार दिया है, तू दूसरे को जाके बचा ले, गंदी गंदी गाली देते। वो अंदर चला गया, अंदर गया, मुझे लगा अब चला गया, अब नहीं आएगा। उतना दोबारा भागता हुआ आया, नीचे भागता हुआ आया, मुझे लगा फिर कुछ करेगा, उतने में गली में चला गया। जब वो गली में गया तब मैं उसके पांडा के पास गया, जैसे देख रहा हूँ और जो पांडा तो नीचे बाइक के नीचे दबा हुआ था, ये साइड में ऐसे कर खड़ा था, जैसे भी खड़ा ऐसे ही खड़ा था। मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ, ये कह रहा हूँ उसको वो गोली मार दी। मतलब किसको मारी, मतलब पांडव को। उसको दिख नहीं रहा था उस टाइम, गोली आर पार हुई, खून वून कुछ नहीं निकल रहा था। जो पीछे वाला था ना उसके यहाँ से खून निकलता जा रहा था, वो चिल्ला रहा भाई बचा ले, और लेट गया ज़मीन पे। मुझे लगा उसको गोली लगी, इसके नहीं लगी, ये बेहोश हो गया। इसको उठा के देख रहा हूँ तो इसके मुँह से खून निकल, कान और मुँह से खून निकल रहा है, और इसके यहाँ गोली लगी है। तो उतने में वो भी बंदा आया, गाड़ी चलाता हुआ आया, गली में चला गया, तो गाड़ी लेता हुआ आया, वहाँ से गाड़ी लेता हुआ सीधा हाईवे की तरफ भाग गया, कुछ बोले ना कुछ, हाईवे की तरफ भागता हुआ चला गया। तो रुपये भी थोड़ा शायद ना, उसके बाद कुछ भी नहीं था, वही बनियान और उसमें चड्डी में था। तो शायद वो फ़ोन वोन ढूंढने अंदर गया, उसने पुलिस को फ़ोन किया अंदर जाके, पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, पुलिस वाले का फ़ोन नहीं लगा। तो जब तक उसको अंदर से बुला के लाए, और मैं तो जब तक मैं और हम दोनों स्कूटी पर उसे बैठा के हॉस्पिटल ले गए, और पीछे से ये कौन सा हॉस्पिटल ले गए? ये कौन सा रामतोला ऐसे क्या था, रावतोला, हाँ रावतोला हॉस्पिटल था, वहाँ ले गए। ज़्यादा 500 मीटर के दायरे में था हॉस्पिटल। और पीछे से किशन और छोटू और रुपेश उसको लेके किशन को लेके आ रहे थे, ये छोटू और रुपेश। तो ये आए, जब तक मैं उनको बिस्तर पे लेटाया पांडव को, उतने में थोड़ा बहुत चेकअप वेकअप चला, और किशन को दूसरे वार्ड में ले गए थे, दूसरे कमरे में ले जाकर उसका मैं खून वून रोका। मुझे लगा कुछ गोली वोली निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे होंगे, पर कुछ नहीं कर रहे थे, बस खून वून रोक दिया। जब उसके 10 मिनट बाद मेरे को बुलाया अंदर, उनने ये बताया कि तुम्हारा भाई की अब डेथ हो चुकी है, और डेथ हो चुकी है। तो नहीं, वहाँ पे डॉक्टर ने फिर वहाँ से पुलिस को नहीं बुलाया? वहाँ पे पुलिस को बुलाया था उनने, पुलिस को बुलाया, पर उनने वही आए, देख दाख के पूछताछ के, और रुपेश था उसको अपने साथ ले गए, उसके साथ पूछताछ करने लगे। अच्छा, हाँ। तो ये घटना हुई। तो वहाँ से फिर पुलिस कितनी देर में आई हॉस्पिटल? मुझसे कम 5 मिनट में आ गई थी। 5 मिनट में? हाँ पुलिस अच्छा, साथ में ही थी। एक पुलिस साथ में थी वहाँ पे हॉस्पिटल में, पहले एक थी वहाँ पे। हाँ अच्छा, एक मौजूद जो वहाँ पे रहते हैं। तब वो थे। आप जिस समय पहुँचे उस समय तो पांडव का देहांत हो चुका था? मुझे मतलब ये पता नहीं था देहांत हुआ है कि नहीं हुआ है, पर मैं अंदर ले गया, पर मुझे वैसा थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था अंदर से कि नहीं रहेगा। तो डॉक्टर वाले ने और भी ये भी बोल दिया कि अब देहांत हो चुका है उनका। आपको क्या लगता है कि जिस आदमी के ऊपर आपने आरोप लगाया कि इसने ये घटना की है, जो अभी जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके साथ में क्या आप कैसे समझेंगे कि आपके दोस्त के साथ में न्याय हुआ जिसकी इस तरीके से हत्या हुई है? फांसी चाहिए हमें, बस जब तक फांसी होगी नहीं हमें मानेंगे नहीं कि हमारे साथ न्याय हुआ है। और आप लोग क्या काम करते हैं? मैं भी रैपिडो चलाता था, उस हम दोनों साथ में थे रैपिडो चलाने, हम दोनों। वो भी जोमेटो मारता था, मैं रैपिडो कर लेता था कभी कभार। ये दुकान में काम करता है, और ये दोनों स्पोर्ट लाइन में एक फैक्ट्री में काम करते हैं। आप लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, तो सब लोग ऐसे ही अपना यारी दोस्ती? हाँ। आसपास के लोग? या मतलब भाई हैं हम सारे। अच्छा, आप भाई हैं? हाँ, चाचा वाची इन सबके भाई हैं हम, कज़न हैं, दूर के नहीं है ज़्यादा हम। तो ये घटना जो आपने देखी अपने सामने कि आपने अपने ही भाई को मरते हुए देखा, ये सीन, उसके बाद में आप आज 4-5 दिन हो गए, तो आपको इस तरीके से कभी सिरहन नहीं होती उस बारे में सोच के कि क्या हो रहा है? सच बताऊँ तो भूलने की हालत में नहीं रहता, फिर भी भूलना पड़ता है। मैं 2 दिन वैसे कमरे में बंदी था मैं, फिर वैसे ही वो मतलब मैं पूरी रात मतलब 48 घंटे नहीं सोया था मैं उस बात को लेके। तुम्हारा क्या स्थिति है, घटना कैसे बाद में? ठीक हूँ मैं भी हो गया था, मैं भी 48 घंटे का थोड़ा वो हो गया था पूरा। रो नहीं इधर रो नहीं, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि यार अब जो मतलब जो अपराध उनके साथ में हुआ है, तुम्हारे भाई के साथ में, कि उसको कम से कम जो जिसने ये अपराध किया है उसको कम से कम सज़ा मिल पाए, ये हम लोग कोशिश करेंगे। परेशान मत हो मत। इस पूरे मामले पे पुलिस का क्या कहना है वो भी समझ लीजिए। जो आरोपी है नीरज बल्हारा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी द्वारका डिस्ट्रिक्ट के जो हैं कुशाल पाल सिंह, उन्होंने ट्विटर पर लिख के बताया है
कि हमने चश्मदीदों के अलावा घायल कृष्ण का बयान भी दर्ज कर लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से जांच की जा रही है। पुलिस के आधिकारिक बयान में बिहारी होने के कारण से गोली मारी या जाति सूचक गालियां दी, इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया गया है। तो पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में अभी ये स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं है कि बिहारी होने की वजह से या जाति सूचक गालियां देने की वजह से उस द्वेष की भावना में, उस नस्लीय द्वेष की भावना में पांडव कुमार की जान गई है। ये पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में स्वीकार नहीं किया है। अभी की स्थिति ये है। तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और जो हमने पांडव के दोस्तों से जो बात की, जो उस घटना के चश्मदीद थे, उन दोनों की बातचीत में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पांडव के ऊपर जो गोली चलाई गई वो नस्ली द्वेष में चलाई गई, इस वजह से चलाई गई क्योंकि वो बिहार से थे, इस वजह से चलाई गई कि बिहार को लेके एक किस्म का नस्ली द्वेष जो है हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। इसको पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में मान नहीं रही है। दूसरी तरफ जो पांडव के दोस्त हमको बता रहे हैं वो बिल्कुल अलहदा कहानी है, बिल्कुल अलग कहानी है। वो इस पूरी कहानी का एक अलग पहलू है जिसके ऊपर बात कम होती है, जिसके ऊपर बात किया जाना जरूरी है। सुबह 7 बजे पता चला है कि तेरे भाई गोली मार दी अब एक पुलिस वाले ने। अच्छा। हाँ, पुलिस वाले ने, वो बर्थडे में गया था और अपना खाना पीना खा के बर्थडे उड्डे मना के और लौट रहे थे यहाँ घर पे आने के लिए। बस वो बिहारी भाषा बोला है, बिहारी बोला, बिहारी माँ, बिहारी ऐसे गाली कह के बस हम घर मकान बना लिया। हमने कुछ नहीं कर पाया, सरकारी नौकरी भी है तब भी। तो फिर वो मेरे भाई के बिहारी पूछ के फिर वो गोली सीना मार दी। यही बनता है सब। तो ये किचन है, यहाँ पे खाना बनता है। ये अगर आप ये समझिए कि अगर ये किसी पैसे वाले का बेटा होता, अगर किसी उद्योगपति का बेटा होता, अगर किसी IAS PCS अधिकारी का बेटा होता, तो वो सड़क पे सो रहे लोगों को कुचल भी देता तो माननीय न्यायालय उसको ये कहता कि आप कम्युनिटी सर्विस करिए और आपका कोई गुनाह नहीं है। ये मेरे पास में जो खड़े हैं ये विकास कुमार हैं, ये पांडव कुमार के भाई हैं। लेकिन मेरे को कोई इस सवाल का जवाब दे सकता है, कोई ये समझा सकता है कि मुकेश अंबानी के लड़के अनंत अंबानी के नागरिक के तौर पे अधिकार क्यों अधिक हैं, क्यों वो 1.5 नागरिक है और क्यों विकास कुमार एक आधा नागरिक है? क्यों लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जो श्रम शक्ति, जो मेहनतकश वर्ग इन पूरे महानगरों को, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे कलकत्ता हो, जयपुर हो, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, आप किसी भी महानगर का नाम लीजिए, ये लोग, ये श्रम शक्ति, ये मेहनतकश वर्ग उन महानगरों को अपने कंधों पे ढो रहे हैं, उनको चला रहे हैं। जो आपको सबसे गैर जरूरी काम लगते हैं, अगर वो गैर जरूरी काम आज होना बंद हो जाए तो आपके लिए जीना आफत हो जाएगा। आप लोग ये समझिए कि जो स्विगी से डिलीवरी कर रहे हैं, जो जोमेटो से डिलीवरी कर रहे हैं, जो आपको बहुत छोटे काम लगते हैं, जो राजमिस्त्री हैं, जो एक ईंट के बीच में गारा जोड़ के ईंट से ईंट जोड़ रहा है, उन लोगों ने ये तमाम इमारतें, ये शीश महल, ये चमचमाती इमारतें जो हैं उन लोगों के मेहनत से खड़ी हुई हैं। और वो लोग जो हैं उनकी सुनवाई की स्थिति ये है कि उनको कोई पुलिस वाला गोली मार देता है तो 100 मीटर थाना होता है, लेकिन 2 घंटे तक कोई पूछने नहीं आता है। किसी के पेट में गोली फंस जाती है आंत के पास में, उसी पुलिस वाले, एक पुलिस कांस्टेबल की मारी हुई गोली आंत में फंस जाती है तो उसको इलाज लेने के लिए 50 घंटे लग जाते हैं। और कोई पैसे वाले का लड़का, कोई धनपति का लड़का, कोई IAS PCS का लड़का, कोई मंत्री का लड़का सड़क पे सोते हुए लोगों के ऊपर से जब गाड़ी चढ़ा के चला जाता है तो माननीय न्यायाधीश कहते हैं कि आप कम्युनिटी सर्विस करिए। उसको सजा के तौर पे ये कहा जाता है कि आप कम्युनिटी सर्विस करिए। तो ये जो आर्टिकल 14 है, जो ये कहता है कि इस देश का हर नागरिक न्याय के सामने बराबर है, न्याय के कटघरे में सबको बराबरी का न्याय मिलेगा, वो आर्टिकल 14 कहाँ है, मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। और आपको हम ये पूरी की पूरी, ये सिर्फ एक मजदूर के, एक डिलीवरी बॉय की हत्या का मामला नहीं है, ये पूरी व्यवस्था की लाचारी का मामला है। जो इस देश की सबसे मेहनतकश लोग हैं, जो अपना खून पसीना जला के इस देश को चला रहे हैं, वो हर दिन प्रताड़ित होते हैं। हर दिन उन्हें ये व्यवस्था अपने दोनों हाथों से नोचती है, जख्मी करती है। और उनके प्रति जो है वो अगर न्याय मांगने की कोशिश करते हैं तो उनको दुत्कार दिया जाता है, ना उनको कोई सुनता है, ना उनकी कोई बात की जाती है। हम इसी दिल्ली में बैठे हुए हैं और हम पिछले 10 साल से ये सुन रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ में लगातार अन्याय होता है, उनके खिलाफ नस्लीय टिप्पणी होती है। लेकिन बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? वो सूरत जाते हैं तो डंडों से मारे जाते हैं, वो मुंबई जाते हैं तो राज ठाकरे के कारकुन, राज ठाकरे के कार्यकर्ता जो हैं उन्हें भैया बोल के मारते हैं, वो दिल्ली आते हैं तो पुलिस कांस्टेबल गोली मार देता है। ये 70% श्रम शक्ति है इस दिल्ली NCR की। CSDS का आंकड़ा कहता है कि दिल्ली में प्रवासी मजदूरों का 70% बिहार और पूर्वांचल से आता है। ये लोग अगर यहाँ से हट जाएंगे तो यहाँ आपकी जो तमाम अट्टालिकाएं, जो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, ये भरभरा के ऐसी गिर जाएंगी। आप किस बहम में हैं
किस गुमान में हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। इन लोगों के साथ में इज्जत से पेश आना आपको ये सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो बाहर से मजदूर आए हुए हैं, प्रवासी मजदूर आए हुए हैं, वो आपके बराबर के नागरिक हैं, उनसे आप इज्जत से पेश आइए। तो ये स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। हम इस मामले में आपको पूरी अपडेट और देते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे हैं असद। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।